अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 18.7 स्टार्ट करेंगे। ये हमारी लास्ट एक्सरसाइज है चैप्टर 18 की। ठीक है, बहुत सिंपल ऐसे वर्ड प्रॉब्लम है। ठीक है, वही डायरेक्टली और इन्वर्सली वाला सीन है। इसके अंदर सिर्फ वर्ड प्रॉब्लम की फॉर्म में ये मैंने तो क्वेश्चन समझना है और इक्वेशन बनानी है और उसके बाद तो फिर इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले चले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है भाई? द करंट इन अ वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस आर इफ आई इक्वल टू 6 एम्पेयर when V equal to 220 volts and R equal to 5 ohms. Find I when V equal to 180 volts and R equal to 8 ohm. करंट को हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर लेते हैं I से। तो I किसके भाई क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पोटेंशियल डिफरेंस। V क्या है यहाँ पे? पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक है, तो ये क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है V के। ठीक है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है? रेजिस्टेंट R के। तो आई ही इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके हो गया भाई? रेजिस्टेंट के। ठीक है, ऐसे ही लिखते हैं ना, ये सब तो आप लोगों को पता है। इसको मैं कंबाइन करके लिख सकती हूँ। ठीक है, वी ऊपर है और आर नीचे है, क्योंकि हम एक इक्वेशन बनाएंगे, फिर ये एक प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा के इक्वल टू और के लगाते हैं और ये आर आ गया। ठीक है, अब क्योंकि मुझे के की वैल्यू निकालनी होती है तो मैं सारी वैल्यूज उधर ले जाती हूँ। तो ये हो गया आई आर और डिनोमिनेटर में वी। इसको एक इक्वेशन का नाम दे। के की वैल्यू निकालनी है तो इस इक्वेशन में मैं आई आर और वी की वैल्यू पुट कर देती हूँ जो मुझे गिवन है। के की वैल्यू निकालने के लिए आई की वैल्यू मुझे क्या गिवन है भाई? आई मुझे गिवन है 6, आर मुझे गिवन है 5 और वी मुझे कितना गिवन है? वी मुझे गिवन है 220। ठीक है, अब सबसे पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। हम इसको ये 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 और ये 0। ठीक है, फिर ये 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और ये 5 2 जा 10। तो मेरे पास के की वैल्यू क्या आ गई? न्यूमिनेटर में 3 और डिनोमिनेटर में मेरे पास आ गया 22। तो मेरी इक्वेशन ए क्या बन गई भाई? इक्वेशन ए मेरी बन गई आई इक्वल टू 3/22। न्यूमिनेटर में वी है और डिनोमिनेटर में आर है। ठीक है, मुझे निकालना क्या है भाई? आई निकालना है जब वी क्या है? 180 वोल्ट है और आर क्या है? 8 ओम्स है। ठीक है, तो इसको मैं बी से ही कर लूँ ज़रा। अब मुझे आई निकालना है जब मेरा वी क्या है भाई? 180 है और आर है मेरा क्या? 8। ठीक है, इसको सॉल्व करके आई निकालना है, सिंपल। इसको सबसे पहले मैं कैंसिल आउट कर लेती हूँ। तो 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, 90 हो गया। 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गया भाई, इधर मैं लिख लेती हूँ। मेरे पास आ गया 3 मल्टीप्लाई बाय 45 और डिनोमिनेटर में है 22 मल्टीप्लाई बाय 2। मजीद ये कैंसिल आउट नहीं हो रहा, तो 45 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 135 और 22 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 44। अब मैं इसको कैलकुलेटर में डाल दूंगी। जब कैलकुलेटर में डालूंगी तो मेरा आंसर आ रहा है 3.068 और क्योंकि आई का यूनिट हमें ऊपर गिवन है एम्पेयर, 6 एम्पेयर्स, तो मैं यहाँ पे भी क्या लगा दूंगी? एम्पेयर्स लगा दूंगी। यूनिट लगाना मत भूलिएगा वरना एक नंबर माइनस होने का चांस। ठीक है, तो ये मेरा हो गया क्वेश्चन नंबर 1। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या गिवन है भाई? द इंटेंसिटी ऑफ लाइट मेजर्ड इन फूड candles varies inversely with the square of the distance from the light source. Suppose the intensity of the high bulb is 0.08 food candles at a distance of 3 meters. Find the intensity level at 8 meters. अच्छा, इसमें हमें सिंबल नहीं दिए हुए तो सिंबल जो है हम खुद चूज कर लेते हैं। तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट मेजर्ड इन फूड कैंडल्स वेरीज इनवर्सली विद द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। ठीक है, तो सबसे पहले तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट को हम कैंडला में मेजर करते हैं, तो हम यहाँ पे सी डी लिख सकते हैं, लेकिन सी डी से फिर यहाँ पे डिस्टेंस में डी की जगह एस लिखना पड़ेगा। तो ऐसा करते हैं, हम यहाँ पे एल ले लेते हैं। इंटेंसिटी ऑफ लाइट को आई एल ऐसे में रिप्रेजेंट कर देती हूँ। ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट क्या है भाई? इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके? स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के। डिस्टेंस यानी डी का क्या है? स्क्वायर है। ठीक है, उसके अलावा कुछ और नहीं कि मैंने। अब सबसे पहले से इक्वेशन बनाते हैं, फिर वैल्यूज पुट करके जो है हम पुट करके हम वैल्यू निकालेंगे। इक्वल टू और के लगा के डिनोमिनेटर में है डी स्क्वायर
जब के की वैल्यू निकालनी है तो ये हो गया इंटेंसिटी ऑफ लाइट मल्टीप्लाई बाय डी स्क्वायर। ठीक है, इसको तो इक्वेशन ए बना लें आप। के की वैल्यू निकालनी है तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट, अब आ जाए मुझे क्वेश्चन में गिवन है इंटेंसिटी ऑफ आई बल्ब 0.08 फुट कैंडल्स, तो ये हो जाएगा 0.08 और डी मुझे क्या गिवन है एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर्स, तो 3 गिवन है, 3 का स्क्वायर ये हो जाएगा 0.08, 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9, तो जब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगी तो ये मेरे पास आ गया 0.72। ठीक है, अब ये मैं इक्वेशन ए में पुट कर दूंगी, तो इक्वेशन ए मेरे पास क्या है भाई, इंटेंसिटी ऑफ लाइट 0.72 डिवाइडेड बाय डी का स्क्वायर। अब मुझे निकालना क्या है, फाइंड द इंटेंसिटी लेवल, यानी यही निकालना है एट 8 मीटर्स, यानी डिस्टेंस दिया है मुझे 8 मीटर्स का। ठीक है, 0.72 और डिस्टेंस मुझे 8 मीटर का, इसका क्या स्क्वायर है, मैं यहाँ लिख सकती हूँ 0.72 और 8 का स्क्वायर मुझे पता है क्या होता है 64 होता है। फिर जब मैं इसको कैलकुलेटर में डालूंगी तो मेरे पास 0.72 डिवाइडेड बाय मैं 64 करूंगी तो मेरे पास आ रहा है भाई 0.01125 और क्योंकि उसका यूनिट फूट कैंडल्स है तो मैंने यहाँ लिख दिया फूट कैंडल्स। ये मेरा हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या गिवन है भाई, द स्ट्रेंथ एस ऑफ अ रेक्टेंगुलर बीम कैन वेरीज डायरेक्टली एज अ ब्रेथ बी एंड द स्क्वायर ऑफ द डेप्थ डी। इफ द बीम 9 centimeter wide and 12 centimeter deep with support 1200 pounds, what weight a beam of 12 centimeter wide and 9 centimeter deep will support? Okay, सबसे पहले तो इक्वेशन बनाते हैं। द स्ट्रेंथ एस गिवन है रेक्टेंगुलर बीम की, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, ब्रेथ के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, ब्रेथ के, एंड द स्क्वायर ऑफ द डेप्थ डी, और डेप्थ के स्क्वायर के। उसके आगे कुछ भी नहीं गिवन, तो सबसे पहले इसी से इक्वेशन बनाते हैं। ये इक्वल टू और ये के आ गया और बी और डी स्क्वायर। अच्छा, के की वैल्यू निकालनी है, इसको एक इक्वेशन ये बोलते हैं। के की वैल्यू निकालने के लिए बी डी स्क्वायर इसके नीचे लेकर आ जाए तो ये हो जाएगा बी डी स्क्वायर। इसके लिए मुझे भाई 9 सेंटीमीटर वाइड है, 12 सेंटीमीटर डीप है और सपोर्ट 1200 पाउंड की गिवन है, तो वो ऊपर स्ट्रेंथ एस यानी सपोर्ट, ये स्ट्रेंथ मेरे पास होगी 1200 पाउंड। तो सबसे पहले मैं 1200 लिख दूंगी। ठीक है, वाइड कितना है 9 सेंटीमीटर है और डेप्थ कितना है 12 का स्क्वायर है। ठीक है, इधर इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 1200 और 12 का स्क्वायर तो होता है 144। ठीक है, इसको कैंसिल आउट कर लेते हैं। अगर कैंसिल आउट हो रहा है तो 2 6 ज़ा 12, 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4। ठीक है, अब इधर सॉल्व करो, 2 2 3 ज़ा 6। ठीक है, ठीक है, ये कैंसिल आउट हो रहा था तो हमने कैंसिल आउट कर दिया, तो हमारे पास न्यूमिनेटर में 75 और 9 और 9 है, डिनोमिनेटर में 9 मल्टीप्लाई बाय 9 आ गया। फिर ये मजीद 3 के टेबल से कैंसिल हो रहा है, 3 3 9, 3 2 6 और 3 5 15, तो ये न्यूमिनेटर में मेरे पास 25 आ गया, डिनोमिनेटर में मेरे पास 9 3 27। अब ये मैंने वैल्यू इक्वेशन ए में पुट कर दी के की जगह, तो 25/27 बी डी स्क्वायर एस। निकालना क्या है मुझे, व्हाट वेट अ बीम ऑफ 12 सेंटीमीटर वाइड एंड 9 सेंटीमीटर डी विल सपोर्ट। वेट मतलब यही स्ट्रेंथ, ये मुझे एस निकालना है, और बी मुझे गिवन है 12 और डी मुझे गिवन है 9 का स्क्वायर, तो 9 9 31 हो गया। न्यूमिनेटर में सारी वैल्यूज कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करके 24,300 आ गया, डिनोमिनेटर में 27 है। जब इसको इससे डिवाइड किया तो आ गया 900, क्योंकि वेट निकालना था तो वेट का यूनिट ऊपर मुझे पॉइंट्स गिवन था, ये सपोर्ट 1200 पॉइंट्स, तो मैंने यहाँ पे भी क्या लगा दिया, पॉइंट्स लगा दिया, तो ये मेरा क्या हो गया, सोल्यूशन हो गया। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, लेबर कॉस्ट सी वेरीज जॉइंटली एज द नंबर ऑफ वर्कर एन एंड द एवरेज नंबर ऑफ डेज डी। इफ द कॉस्ट ऑफ 100 वर्कर्स फॉर 15 डेज इज 9000, देन फाइंड द लेबर कॉस्ट ऑफ 300 वर्कर्स फॉर 20 डेज। ठीक है, सबसे पहले तो हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है भाई, लेबर कॉस्ट सी गिवन है जो वेरीज करिए ज्वाइंटली एज ए नंबर ऑफ वर्कर एन। ज्वाइंटली मतलब कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है भाई, नंबर ऑफ वर्कर एन
एन एवरेज नंबर ऑफ डेज डी, यानी कि ये ऐसे है, ठीक है। उसके आगे कुछ भी नहीं गिवन, सबसे पहले इस इक्वेशन बनाओ, इक्वल टू और के लगाओ, एन डी, के की वैल्यू ने, इसको इक्वेशन ए बोल दो, के की वैल्यू निकालने के लिए एन डी सी से आके क्या हो गया भाई, डिवाइड हो गया, ठीक है। अब के की वैल्यू निकालनी है तो मुझे कॉस्ट कितनी गिवन है भाई, कॉस्ट गिवन है 9000, ऊपर कॉस्ट आएगी, एन क्या है नंबर ऑफ वर्कर्स है तो 100 वर्कर्स थे, और डी क्या है डेज है तो 15 डेज थे, ठीक है। इसको 2 ये इससे कैंसिल हो गया, ठीक है, 2 0 ऊपर नीचे कैंसिल हो गया आपस में, ये 3 3 ज़ा 9 और 0 एक था वो लिख दिया, 3 5 ज़ा 15, फिर 5 1 ज़ा 5, 5 6 ज़ा 30, तो के की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, 6 आ गई। इसको मैं इक्वेशन ए में अगर पुट कर दूं तो सी मेरे पास क्या हो गया, 6ND, ठीक है। अब मुझे निकालना क्या है, मुझे लेबर कॉस्ट निकालनी है, यानी सी निकालना है, और नंबर ऑफ वर्कर्स 300 गिवन है और डेज 20 गिवन है, ठीक है। लेबर कॉस्ट निकालनी है, नंबर ऑफ वर्कर्स 300 गिवन है और डेज मुझे 20 गिवन है, ठीक है। जब मैं इसको कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हुए मल्टीप्लाई करूंगी तो ये मेरे पास आ गया 36,000, और कॉस्ट थी तो ये ऊपर रुपीस में मुझे गिवन था, तो मैंने यहाँ पे भी रुपीस में ही लिख लिया, ये 9000, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे भी रुपीस में ही लिख लिया। अच्छा, उसमें बुक में जो है ना आंसर गिवन है हमें 1 0 और एक्स्ट्रा इसमें, ठीक है, 3,60,000 गिवन है, लेकिन ये 36,000 है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर सही है, तो ये आप लोग देख लें, ये क्वेश्चन नंबर 4 है। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या गिवन है, द सेल टैक्स ऑन द परचेज ऑफ अ न्यू कार वेरीज डायरेक्टली एज अ प्राइस ऑफ अ कार इफ अ न्यू कार इज परचेज इन रुपीस, ये बहुत ज्यादा यूनिट, 10 100,000 10,000 lakh 10 lakh 20 lakh, देन द सेल टैक्स इज रुपीज 40,000, हाउ मच सेल टैक्स इज चार्ज इफ द न्यू कार इज प्राइस्ड एट रुपीज यूनिट 10 100,000 10,000 lakh 10 28 lakh, ठीक है। सबसे पहले इसमें इक्वेशन बना लेते हैं, सेल टैक्स को मैं यहाँ पे ST ले लेती हूँ, ठीक है। सेल टैक्स क्या है, न्यू कार डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, प्राइस ऑफ कार के, ठीक है। सेल टैक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्राइस ऑफ कार के। अच्छा, उसके आगे कुछ भी नहीं गिवन, तो इसी से हम अपनी जो है वो इक्वेशन बनाएंगे, यानी सेल टैक्स बढ़ेगा, प्राइस बढ़ेगा तो सेल टैक्स भी बढ़ेगा, ये इक्वल टू और के आ गया और पी लगा दिया, इसको इक्वेशन ए बोलते हैं आप। के की वैल्यू निकालने के लिए सेल टैक्स से प्राइस क्या होंगे, डिवाइड हो जाएंगे, और के की वैल्यू निकालने के लिए हमें इन्फॉर्मेशन क्या गिवन है भाई, परचेज रुपीस ये गिवन है और सेल टैक्स गिवन है 40,000 का, तो ऊपर हमारे पास सेल टैक्स आएगा 1 2 3, और डिनोमिनेटर में प्राइस क्या है भाई 20 लेंगे, 3 3 6 0 है, ठीक है, 6 है ना, 1 2 3 4 5 6, सही है। इसमें से 3 0 तो ऐसे कैंसिल हो गए और ये भी कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो के की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, अगर मैं इसको क्या 4 1 ज़ा 4 4 5 ज़ा 20 और ये 1 0, तो ये आ गया 1/20, ये मेरे पास हो गई के की वैल्यू। इसको मैं इक्वेशन ए में अगर पुट करूं तो मेरे पास सेल टैक्स हो जाएगा, न्यूमिनेटर में पी है और डिनोमिनेटर के की वैल्यू 1/50 थी, तो मैंने डायरेक्ट ऊपर पी को 1 से मल्टीप्लाई करके p/50 लिख दिया, ठीक है। अब मुझे निकालना क्या है, सेल टैक्स ही निकालना है। जब न्यू कार के प्राइस 28 लाख हो जाएंगे तो सेल टैक्स क्या आएगा भाई, 28 लाख में इसमें भी 6 1 2 3 4 5 0 है, ठीक है, 1 2 3, और ये क्या है, डिनोमिनेटर में मेरे पास है 50, ये 150, तो ये इससे क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब ये 5 1 ज़ा 5, अगर मैं इसको कैंसिल करूं तो 5 5 ज़ा 25, 3 इधर चला गया तो ये हो गया 5 6 ज़ा 30, और 1 2 3, उसके बाद है मेरे पास 3 0, तो ये मेरे पास सेल टैक्स आ गया भाई 56,000 का, ठीक है। इसका कोई यूनिट नहीं है क्योंकि सेल टैक्स में ये मैंने, और इसका भी आंसर बुक में गलत है, वो 5600 है, ठीक है। लेकिन ये लॉजिकली भी अगर आप देखें तो जब 20 लाख था तो सेल टैक्स 40,000 था, जब प्राइस बढ़ेगा 28 लाख हो जाएगा तो सेल टैक्स 5,600 तो नहीं हो सकता ना, 56,000 ही होगा।
तो ये हमारा क्या हो गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इधर ये हमारी एक्सरसाइज भी एंड हो गई और साथ ही चैप्टर भी एंड हो गया। फिर इसमें वैसे ही बहुत सिंपल था, इसमें फिर भी आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग जो हैं वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और साथ ही लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस जो हैं वो आप लोग तक सबसे पहले पहुंच सकें। इंशाल्लाह हम बहुत जल्दी इसका 3rd चैप्टर स्टार्ट करेंगे एंड चैप्टर नंबर 19। ठीक है दोस्त, चलें अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।